आज अपने एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। चैप्टर की खास बात बता देता हूं, पूरी तरह से कॉन्सेप्चुअल है और लर्निंग पार्ट जो है वो थोड़ा बहुत लिगेंड्स का नॉलेज जो है वो जरूर हमें लर्न करना पड़ेगा, या कुछ कॉमन नेम आएंगे वो हमें लर्न करने पड़ेंगे। बट इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्चुअल पार्ट है कि पढ़ो एक बार मगर प्रॉब्लम बहुत बार सोल्व करो। इस चैप्टर को अगर अच्छा करना है तो पहली खास बात जो है वो ये है कि क्लासरूम में जो समझाया जा रहा है वो पूरी तरह से पिक्चराइज हो, और दूसरी बात ये कि उसकी मैक्सिमम एप्लीकेशन जो है वो हो। जितनी ज्यादा प्रॉब्लम इस चैप्टर में सोल्व करोगे उतना ही ये चैप्टर बेटर होने वाला है। दूसरी बात, ये 12th पार्ट का मतलब बोर्ड पार्ट का भी टॉपिक है, तो इसमें बोर्ड के लिए जितनी आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो सारी इस टॉपिक में यहां कवर कर ली जाएगी। बोर्ड के लिए मुझे नहीं लगता कि कुछ एक्स्ट्रा करने की इस चैप्टर में आपको जरूरत होगी। तो स्टार्ट करते हैं अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सबसे पहले अपने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट पे आ जाते हैं। सॉल्ट्स की बात कर रहे हैं। कैटायन एनायन से बने हुए कंपाउंड्स जो हैं वो क्या हैं? सॉल्ट्स हैं। दो टाइप के सॉल्ट्स होते हैं, एक है सिंपल सॉल्ट जिसमें केवल एक ही कैटायन हो, एक ही एनायन हो, एक स्पेसिफिक टाइप का कैटायन हो, एक स्पेसिफिक टाइप का एनायन हो, जैसे कि NaCl है, Na+1 एंड Cl-1 है। तो एक सिंपल कैटायन एक सिंपल एनायन मिलकर जो सॉल्ट बना रहे हैं उन्हें क्या बोला जाएगा? सिंपल सॉल्ट है वो बोला जाता है। जैसे K2CO3 है, एक सिंपल सॉल्ट है। जैसे RbCl है, एक सिंपल सॉल्ट है। जैसे सोडियम आयोडाइड है, एक सिंपल सॉल्ट है। KCl है, एक सिंपल सॉल्ट है। तो एक पर्टिकुलर कैटायन और पर्टिकुलर एनायन के मिलने से जो बना उसे क्या बोलेंगे? अपने सिंपल सॉल्ट है वो बोलेंगे। अब बात आ जाती है दूसरे कौन से हैं? दूसरे हैं एडिशन कंपाउंड। अब नाम से ही क्लियर हो गया है, एडिशन सॉल्ट्स या एडिशन कंपाउंड्स किसे बोला जाएगा? जहां दो या दो से ज्यादा सॉल्ट्स एक स्पेसिफिक रेशो में ऐड होते हैं। दो या दो से ज्यादा सॉल्ट एक स्पेसिफिक रेशियो में ऐड होकर जो बना रहे हैं उन्हें क्या बोला जाता है? एडिशन सॉल्ट या एडिशन कंपाउंड है वो कहा जाता है। एडिशन सॉल्ट या एडिशन कंपाउंड जो है वो दो टाइप के होते हैं। एडिशन सॉल्ट या एडिशन कंपाउंड कितने टाइप के होते हैं? ये एडिशन सॉल्ट भी ये फिर कितने टाइप के हैं? दो टाइप के हैं। एक है वो कौन से होते हैं? डबल सॉल्ट। इसमें भी एक है वो कौन से हैं? ए लिख रहा हूं मैं यहां। ए है वो कौन से हैं? डबल सॉल्ट। बता रहा हूं आगे इनका मीनिंग है वो क्या होगा, डबल सॉल्ट। और बी जो है वो कौन से हो जाएंगे? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जो आपको अपने को मेनली इस चैप्टर में स्टडी करना है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो। तो एडिशन सॉल्ट कितने टाइप के हो गए? दो टाइप के, एक डबल सॉल्ट और दूसरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब अपने को यह देखना है कि डबल सॉल्ट किसे बोला जाएगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो किसे बोला जाता है। अब बात आ जाती है किसकी? डबल सॉल्ट की। ये ऐसे एडिशन कंपाउंड है या एडिशन सॉल्ट है जो दो सिंपल सॉल्ट को एक स्पेसिफिक रेशियो में ऐड करने के बाद बनते हैं, क्योंकि वो तो सभी एडिशन सॉल्ट में था, कॉमन बात थी। अब डबल सॉल्ट में और कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस आएगा उस पे अपने जा रहे हैं। इनकी खास बात यह है कि अगर इनका एक्वस सॉल्यूशन लेकर इनका टेस्ट किया जाए तो ये अपने सभी कॉन्स्टिट्यूट आयंस का टेस्ट दे देते हैं। अगर इनके एक्वस सॉल्यूशन का टेस्ट किया जाए तो जो भी कॉन्स्टिट्यूट आयंस उसमें थे ये उन सभी कॉन्स्टिट्यूट आयंस का टेस्ट दे देते हैं। ये सबसे खास बात है। और दूसरी बात, एक्वस सॉल्यूशन में 100% आयनाइज होकर अपने आयंस का टेस्ट देते हैं। दो बातें, अपने सभी कॉन्स्टिट्यूट आयंस का टेस्ट देते हैं, एक बात होगी। दूसरा, 100% आयनाइज होकर अपने आयंस का टेस्ट देते हैं, दूसरी बात होगी। तीसरी बात, ये सिंपल सॉल्ट जो है जब डबल सॉल्ट बनाएगा तो हमेशा अपनी आइडेंटिटी खो देगा। सॉरी, सिंपल सॉल्ट जब डबल सॉल्ट बनाएगा तो हमेशा अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखेगा, रिटेन रखेगा। तीन बातें मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। पहली बात, ये 100% आयनाइज होकर अपने सभी कॉन्स्टिट्यूट आयंस का टेस्ट देते हैं, पहली बात। दूसरी बात, सिंपल सॉल्ट जब डबल सॉल्ट बनाएगा तो अपनी आइडेंटिटी को रिटेन रखेगा, बनाए रखेगा। और तीसरी बात है, डबल सॉल्ट एक्वस सॉल्यूशन में जाके अपनी आइडेंटिटी, पहचान जो है वो खो देगा। 100% आयनाइज हो गया, सभी आयंस हो गए, तो अब डबल सॉल्ट अपनी पहचान है वो खो देता है। इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए अपने एक एग्जांपल ले रहे हैं। KCl है अपने पास, एक सिंपल सॉल्ट है। KCl एक सिंपल सॉल्ट है। MgCl2 का एक्वा सॉल्यूशन ये दूसरा सिंपल सॉल्ट है, और दोनों से सिंपल सॉल्ट के साथ H2O एक्वा सॉल्यूशन लिया, फिर इसको क्रिस्टलाइज करवा दिया है। अब KCl MgCl2.6H2 है बन गया, जिससे अपने कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? कार्नेलाइट जिसको कहा जाता है। अब इतना तो कंफर्म हो गया है कि कार्नेलाइट जो है ये क्या है? एक एडिशन कंपाउंड है। एडिशन कंपाउंड है वो हो गया है कौन सा? कार्नेलाइट जो है वो एक एडिशन, क्योंकि दो या दो से ज्यादा सिंपल सॉल्ट को ऐड करके जो बनाओगे वो डेफिनेटली एडिशन कंपाउंड या एडिशन सॉल्ट तो है। अब बात आ जाती है कि ये एडिशन कंपाउंड या एडिशन सॉल्ट ये डबल सॉल्ट होगा या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा। इसका पता लगाने का सिंपल एक तरीका है कि उसका क्या लो,
एक्वा सॉल्यूशन लो और उसके सभी कॉन्स्टिट्यूट आयंस का टेस्ट करो। जैसे इसका एक्वा सॉल्यूशन लिया, K+1 Cl-1 Mg+2 Cl-1, ये सब आयनाइज हो गए हैं। अगर मैं नंबर के हिसाब से बोलूं तो एक पोटेशियम 1 मोल अगर सॉल्ट लेते हैं तो 1 मोल पोटेशियम आयन हमें मिल गए, 1 मोल Mg+2 मिल जाएगा, 3 मोल है वो हमें Cl नेगेटिव है वो मिल जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ आयंस अगर अपने बोले तो 5 मोल आयंस हैं वो बन जाएंगे। नंबर ऑफ आयंस की बात करूं मैं यहां तो नंबर ऑफ आयंस हैं वो कितने हो जाएंगे यहां, अगर मैं पर मोल के हिसाब से बोलूं तो 5 हो जाएंगे। और टाइप ऑफ आयंस की बात करूं, टाइप ऑफ आयंस हैं वो कितने टाइप के आयन हैं वो हमें मिल गए हैं। टाइप ऑफ आयंस जो है वो हमारे पास 3 टाइप के आयंस हैं वो हमें मिल गए हैं। एक तो Cl-1 है, एक K+1 है और एक Mg+2 है। अब इसका पता कैसे लगा, इसमें AgNO3 सॉल्यूशन है वो ऐड किया। AgNO3 ऐड करने के बाद Ag+1 एंड Cl-1 मिलकर AgCl का व्हाइट पीपीटी बना रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन में Cl-1 आयन फ्री आयन की फॉर्म में है। अगर एनायन फ्री आयन की फॉर्म में है तो उनसे बॉन्डेड कैटायन भी डेफिनेटली फ्री है, तो पोटेशियम आयन भी अपना टेस्ट दे देगा, मैग्नीशियम आयन भी अपना टेस्ट दे देगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये एडिशन कंपाउंड जो है वो एक एग्जांपल है किसका, डबल सोल्ट का। क्यों? क्योंकि इसने एक्वस सॉल्यूशन में अपने सभी कॉन्स्टिट्यूट आयंस का टेस्ट दे दिया। कैसे पता लगा? Cl-1 का टेस्ट करने के लिए AgNO3 ऐड किया, AgNO3 ऐड करते ही AgCl का व्हाइट पीपीटी बन गया। इसका मतलब Cl-1 आयन सॉल्यूशन में फ्री आयन की फॉर्म में है। अगर एनायन फ्री है तो डेफिनेटली उनसे बॉन्डेड रहने वाले कैटायन भी क्या है, फ्री है, वो भी अपना टेस्ट देंगे। और सभी कॉन्स्टिट्यूट आयंस अपना अपना टेस्ट दे दे, ऐसे एडिशन कंपाउंड को क्या बोला जाता है, डबल सोल्ट। अपने पास पहला एग्जांपल आ गया डबल सोल्ट का, कौन? कार्निलाइट। ये तो ही एक बात, 100% आयनाइज होकर अपने सभी आयन का टेस्ट देना। दूसरी बात, अगर मैं KCl का एक्वा सॉल्यूशन लूं तो ये K+1 का टेस्ट भी देगा और ये Cl-1 का टेस्ट भी देगा। जब डबल सोल्ट बन गया उसके बाद भी K+1 और Cl-1 अपना टेस्ट दे रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इस सिंपल सोल्ट ने डबल सोल्ट बनने के बाद भी अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखा, रिटेन रखा, बनाए रखा। पहले भी जब अकेला था तो K+1 Cl-1 दोनों का टेस्ट दे रहा था, डबल सोल्ट बन गया उसके बाद भी सिंपल सोल्ट K+1 और Cl-1 का टेस्ट दे रहा है। इसका मतलब KCl ने अपनी पहचान को, अपनी आइडेंटिटी को क्या रखा, रिटेन रखा, बनाए रखा। दो बातें होगी। तीसरी बात, डबल सोल्ट एक्वस सॉल्यूशन में जाके अपनी पहचान खो देता है। क्यों? क्योंकि डबल सोल्ट एक्वा सॉल्यूशन में जाके डबल सोल्ट रहा ही नहीं, 100% आयनाइज हो गया, ओनली फ्री आयन है। ओनली फ्री आयन का मतलब डबल सोल्ट ने अपनी पहचान खो दी है। 3 बातें बोली है मैंने डबल सोल्ट के लिए। पहली बात, 100% आयनाइज होकर अपने सभी कॉन्स्टिट्यूएंट आयन का टेस्ट देगा। दूसरी बात, सिंपल सोल्ट अगर डबल सोल्ट बनाएगा तो अपनी पहचान बनाए रखेगा, उसके बाद भी वो अपने आयंस का टेस्ट दे रहा है। तीसरी बात, डबल सोल्ट एक्वस सॉल्यूशन में जाके अपनी पहचान खो देगा। क्यों? क्योंकि अब वो डबल सोल्ट नहीं रहा, 100% आयनाइज है, वो हो गया है, सोल्ट की फॉर्म में नहीं है, फ्री आयंस की फॉर्म में है। इस तरीके से वो अपनी पहचान खो देता है। नंबर ऑफ आयंस का जरूर ध्यान रखना, ये छोटी छोटी चीजें काम आएंगी आगे। नंबर ऑफ आयंस कितने बनेंगे? टोटल 5। टाइप ऑफ आयंस है वो कितने हैं? 3 है। ये एक एग्जांपल हो गया किसका? डबल सोल्ट का। पहला आपके सिलेबस के हिसाब से बोलो, पहला एग्जांपल कार्निलाइट हो गया है। सेकंड एग्जांपल पे आ रहे हैं। FeSO4 है, FeSO4 का एक्वा सॉल्यूशन लिया, अमोनियम सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन लिया, वही क्रिस्टलाइज किया। 2 सिंपल सोल्ट को क्या कर रहे हो? ऐड कर रहे हो। 2 या 2 से ज्यादा सिंपल सोल्ट एक स्पेसिफिक रेशियो में ऐड होके जो बनाते हैं वो क्या है? एडिशन कंपाउंड है। तो इतना मत कंफर्म हो गया कि ये क्या है? एक एडिशन कंपाउंड है। अब एडिशन कंपाउंड फिर 2 टाइप के हो गए, या तो डबल सोल्ट होगा या क्या होगा? कॉम्प्लेक्स होगा। अब डबल सोल्ट होगा या कॉम्प्लेक्स होगा, इसका पता लगाने के लिए फिर क्या करेंगे? इसका एक्वा सॉल्यूशन लेंगे। इसका क्या करेंगे? एक्वा सॉल्यूशन है वो लेंगे और एक्वा सॉल्यूशन लेकर इसके आयंस का क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे। जैसे ही एक्वा सॉल्यूशन लेकर BaCl2 इसमें ऐड किया, इसने BaSO4 का व्हाइट पीपीटी बना दिया। किसका? BaSO4 का व्हाइट पीपीटी बन गया। इसका मतलब यह हुआ कि सॉल्यूशन में SO4-2 आयन है वो फ्री आयन की फॉर्म में है। एक SO4 ये, एक SO4, 2 SO4 है वो फ्री आयन की फॉर्म में है। इसके अलावा एनायन अगर फ्री आयन की फॉर्म में है तो Fe+2 कैटायन है वो भी फ्री आयन की फॉर्म में है। और अमोनियम आयन है, और अमोनियम आयन जो है वो भी क्या है? फ्री आयन की फॉर्म में। टोटल नंबर ऑफ आयंस बोलूं तो मैं कितने हो जाएंगे? 5 आयंस हैं वो हो गए पर मोल के हिसाब से। टाइप ऑफ आयन के हिसाब से बोलूं तो टाइप ऑफ आयन कितने हुए? 3। जैसे BaCl2 ऐड करने के बाद इसने BaSO4 का व्हाइट पीपीटी बना दिया। इसका मतलब इसमें सल्फेट आयन है वो फ्री आयन की फॉर्म में है। सल्फेट आयन अगर फ्री आयन की फॉर्म में है तो इसका मतलब जिनसे बॉन्डेड वो कैटायन थे वो भी आयन क्या है? फ्री है। अमोनियम आयन भी अपना टेस्ट दे देगा। नेस्लर रिएजेंट के साथ ब्राउन पीपीटी,
अमोनिया या अमोनियम आयन नेस्ले रिएजेंट के साथ क्या बनाते हैं, ब्राउन पीपीटी। ये आयन भी अपना टेस्ट दे देगा, ये भी टेस्ट दे देगा, ये भी टेस्ट दे देगा, सभी आयन अपना अपना टेस्ट दे रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, एक डबल सोल्ट है। क्लियर होगी बात, सभी आयन ने अपना अपना टेस्ट दे दिया, इसका मतलब क्या है, ध्यान रखिएगा, ये प्रैक्टिकली ही पता लगेगा कि कौन डबल सोल्ट है और कौन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। एक्वस सॉल्यूशन में टेस्ट करने के बाद पता लगेगा, सभी आयन का टेस्ट दे रहा है मतलब डबल सोल्ट है, नहीं दे रहा है इसका मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो ये दूसरा एग्जांपल हो गया अपने पास किसका, आप ये कहिएगा डबल सोल्ट का। अब इसके बाद आते हैं थर्ड, एलम जो है K2SO4.Al2SO4 एक्वस सॉल्यूशन लिया, दो सिंपल सोल्ट को ऐड किया, दो सिंपल सोल्ट को ऐड करने के बाद जो बनेगा उसे क्या बोलते हैं, डेफिनेटली क्या बोलेंगे, एडिशन कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड दो टाइप के, या तो डबल सोल्ट है या कॉम्प्लेक्स है। अब एक्वस सॉल्यूशन लेकर टेस्ट करेंगे तो अगर ये अपने सभी आयन का टेस्ट दे देगा, इसका मतलब क्या है, डबल सोल्ट है। तो तीसरा एग्जांपल अपने पास है डबल सोल्ट का, कौन सा, पोटास एलम। ये पोटेशियम आयन का टेस्ट भी देगा, एल्यूमिनियम आयन का टेस्ट भी देगा, सल्फेट आयन का टेस्ट भी देगा, सभी कॉन्स्टिट्यूट आयन का टेस्ट दे रहा है मतलब डबल सोल्ट है। कुल मिला के अगर मैं फाइनलाइज करूं इस चीज को तो आपके पास 3 एग्जांपल आ गए डबल सोल्ट के। आपके सिलेबस के हिसाब से इतना ही काफी है। एक कौन सा, कार्नेलाइट, दूसरा कौन सा हो गया है, मोर सॉल्ट हो गया है, और तीसरा कौन सा है, एलम। सभी एलम जो है वो क्या है, डबल सोल्ट है। जनरल फॉर्मूला एलम का अपने पहले ही पढ़ चुके हैं, पूरा एलम अपने पढ़ चुके हैं, डबल सोल्ट है। इनका एक्वस सॉल्यूशन है वो एसिडिक नेचर का होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है, मगर ये वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ है। तो बेस कहीं ना कहीं क्या हो गया है, वीक हो गया है। एसिड ऑलवेज क्या रहा है, स्ट्रॉन्ग रहा है। तो इसी वजह से सॉल्यूशन ओवरऑल किस नेचर का रहेगा, एसिडिक नेचर का रहेगा। लिथियम है वो स्मॉल साइज की वजह से और वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होने की वजह से, स्मॉल साइज एंड वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होने की वजह से एलम का फॉर्मेशन नहीं करता। ये सारी चीजें अपने पहले कर चुके थे। एम डैश जो है वो यहाँ मोनोवेलेंट है और एम डबल डैश जो है वो क्या है, ट्राइवेलेंट मेटल आयन है। पूरा एलम में आपको एक बार नहीं 2 बार पढ़ा चुका हूं। एक तो बोरॉन फैमिली के साथ पढ़ाया था और एक बहुत पहले जब हमने आयनिक कंपाउंड पढ़ रहे थे, आइसोमॉर्फिज्म वगैरह, उस समय अपने एलम की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। अब बात आ जाती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। मैंने आपको एडिशन कंपाउंड 2 टाइप के बताए थे। एक कौन से थे, डबल सोल्ट। डबल सोल्ट खत्म हो गया है पूरे चैप्टर में, कहीं भी अब डबल सोल्ट का वापस जिक्र नहीं आएगा। 3 ही एग्जांपल हैं, कौन कौन से, कार्नेलाइट, मोर सॉल्ट एंड एलम। अब आगे जो भी पढ़ना है वो आप पर लिखा गया है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है उन्हीं को स्टडी करना है। अब किसे अपने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलेंगे या किसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो बोलेंगे। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की डेफिनेशन बोल रहा हूं, ऐसे एडिशन कंपाउंड जो एक्वस सॉल्यूशन में अपने सभी कॉन्स्टिट्यूट आयंस का टेस्ट नहीं देते हैं। ऐसे एडिशन कंपाउंड जो एक्वस सॉल्यूशन में अपने सभी कॉन्स्टिट्यूट आयंस का टेस्ट नहीं देते हैं, पहली लाइन। दूसरी बात, सिंपल सोल्ट जब कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान खो देगा। बिल्कुल अपोजिट है किसका, डबल सोल्ट का। सिंपल सोल्ट जब कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो सिंपल सोल्ट अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान को खो देगा। ये दूसरी बात होगी। तीसरी बात, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक्वस सॉल्यूशन में भी कॉम्प्लेक्स बना रहेगा, अपनी आइडेंटिटी को रिटेन रखेगा, बनाए रखेगा। 3 बातें जो डबल सोल्ट के लिए बोली थी उसका बिल्कुल अपोजिट कर दो, वो तीनों बातें किसके लिए आ जाएंगी, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए आ जाएंगी। एक एक चीज समझाता हूं। एग्जांपल लेते हैं, KCN एक सिंपल सोल्ट है और उसके साथ FeCN होल ट्वाइस का एक्वा सॉल्यूशन ले लिया, ये दूसरा सिंपल सोल्ट है। हमने 2 सिंपल सोल्ट 4/1 के रेशो में लिए। अब उसके बाद वो क्रिस्टलाइज करवाया, एक नया सोल्ट बना लिया। 2 या 2 से ज्यादा सिंपल सोल्ट ऐड होकर जब कुछ नया बनाते हैं तो डेफिनेटली उसे क्या बोला जाता है, एडिशन कंपाउंड। अब ये पता लगाना कि ये एडिशन कंपाउंड जो है ये डबल सोल्ट है या ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसका क्या लिया जाएगा, एक्वा सॉल्यूशन लिया जाएगा। अगर ये पोटेशियम आयन, Fe+2 आयन, Cn-1 आयन सभी का टेस्ट दे देगा तो डबल सोल्ट होगा, सभी का नहीं देगा तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा। जब इसका टेस्ट करना स्टार्ट किया तो इसने पोटेशियम आयन का टेस्ट दे दिया। किसका टेस्ट दे दिया है इसने, पोटेशियम आयन जो है इसका टेस्ट है वो इसने दे दिया है। बट ये Fe+2 आयन का टेस्ट नहीं दे रहा है, ये Cn-1 आयन का टेस्ट नहीं दे रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि Fe+2 और Cn-1 आयन सॉल्यूशन में फ्री नहीं है। पोटेशियम आयन का टेस्ट दे दिया, इसका मतलब पोटेशियम आयन सॉल्यूशन में फ्री है। अगर Fe+2 का टेस्ट नहीं दे रहा है, Cn-1 का टेस्ट नहीं दे रहा है, इसका मतलब एक ही है कि ये आयन सॉल्यूशन में फ्री नहीं है। और अगर ये सॉल्यूशन में फ्री नहीं है तो फिर इसका एक ही मतलब है कि ये आयन आपस में बॉन्डेड है। अब कैसे बॉन्डेड है, एक Fe+2 के साथ एक Fe+2, ये सेंट्रल मेटल एटम बन गया, एक Fe+2 के साथ 6Cn-1 जो है, 6Cn-1 अपने Lp उसे डोनेट करके
6Cn-1 अपने Lp उसे डोनेट करके उसके साथ कौन से बॉन्ड बना लेते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक Fe+2 के साथ 6Cn-1 अपने लोन पे डोनेट करके उसके साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन है वो कर रहे हैं। अब इसकी वजह से एक नया आयन है वो बन गया है, ये ओवरऑल एक नया आयन बन गया। और ये नया आयन कौन सा है? FeCN6-4। नया आयन कौन सा बन गया है? FeCN6-4 बन गया। पोटेशियम आयन तो फ्री थे, वो अपना टेस्ट दे रहे हैं। Fe+2 फ्री नहीं था, Cn-1 फ्री नहीं था। क्यों? क्योंकि टेस्ट नहीं दे रहे थे, पता लग गया। अब टेस्ट नहीं दे रहे मतलब फ्री नहीं है, फ्री नहीं है मतलब बॉन्डेड है। और बॉन्डेड कैसे होते हैं? एक मेटल आयन के साथ 6Cn-1 कौन से बॉन्ड बनाकर? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर एक नया आयन बना रहे हैं। और इस नए आयन को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स आयन। ये जो नया आयन बना, इस नए आयन को क्या बोला गया? कॉम्प्लेक्स आयन। और इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ओवरऑल ये कंपाउंड है वो क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब इसका लिखने का फॉर्मूला भी बदल गया है। 4 पोटेशियम आयन अपने पास और एक FeCN6-4 है, तो चार्ज बैलेंसिंग करेंगे तो क्या बन जाएगा? K4FeCN6 है वो बन गया। पोटेशियम फेरोसाइनाइड Fe+2 में होता है तो वर्ड यूज किया जाता है फेरो। अगर यही Fe+3 वाला होता तो फिर वर्ड यूज किया जाता फेरी। Fe+2 है तो कौन सा वर्ड यूज करेंगे? फेरो। और Fe+3 है तो फिर कौन सा वर्ड यूज करेंगे? फेरी वर्ड है वो यूज करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल आ गया अपने पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का K4FeCN6। आपने सुना होगा पोटेशियम साइनाइड हाईली पॉइजनस है। कुछ तो ये कहते हैं कि कोई आज तक इसका टेस्ट भी नहीं बता पाया कि इसका टेस्ट क्या है, इतना ज्यादा पॉइजनस है वो होता है। ये पोटेशियम साइनाइड है, ये क्या है? हाईली पॉइजनस है। जैसे पोटेशियम साइनाइड FeCN2 के साथ मिलकर पोटेशियम फेरोसाइनाइड बना देता है, अब उसके बाद वो पॉइजनस नेचर नहीं, ऑलमोस्ट नहीं रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि KCN ने अपनी पहचान, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी आइडेंटिटी खो दी। कब खो दी? जब उसने क्या बनाया? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। पहली बात, डबल सोल्ट एक्वस सॉल्यूशन में 100% आयनाइज होकर अपने सभी आयन का टेस्ट देते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक्वस सॉल्यूशन में अपने सभी आयन का टेस्ट नहीं देते हैं। Fe+2 Cn-1 का टेस्ट नहीं दिया, पहला डिफरेंस। दूसरी बात, डबल सोल्ट बनता है तो उस समय सिंपल सोल्ट अपनी पहचान को बनाए रखता है। KCN क्या था? सिंपल सोल्ट था, इसने एक कॉम्प्लेक्स बनाया। ये क्या था? हाईली पॉइजनस। जब कॉम्प्लेक्स बन गया तो वो पॉइजनस नेचर नहीं रही। इसका मतलब ये हुआ कि KCN ने अपनी पहचान को खो दिया। पॉइजनस नेचर क्यों खत्म हो गई? क्योंकि अब Cn-1 आयन फ्री आयन नहीं है। पॉइजनस नेचर साइनाइड की वजह से थी, अब साइनाइड फ्री नहीं है। इसका मतलब KCN ने अपनी पहचान को, अपनी आइडेंटिटी को खो दिया है। दो बातें। तीसरी बात, डबल सोल्ट वाटर में जाता है तो 100% आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब अब वो डबल सोल्ट नहीं रहा। बट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वाटर में जाके भी कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स बना रहता है। ये पोटेशियम की वजह से कॉम्प्लेक्स नहीं कहलाया, या किसकी वजह से कॉम्प्लेक्स कहलाया? FeCN6-4 की फॉर्म में कॉम्प्लेक्स कहलाया। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जब वाटर में जाएगा तब भी कॉम्प्लेक्स बना रहेगा। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक्वस सॉल्यूशन में अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखेंगे, पहचान को बनाए रखेंगे। ओवरऑल मैं फाइनली डिफरेंशिएट कर रहा हूं डबल सोल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को। पहली बात, डबल सोल्ट एक्वस सॉल्यूशन में जाके 100% आयनाइज होंगे, सभी आयन का टेस्ट देंगे। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक्वस सॉल्यूशन में अपने सभी आयन का टेस्ट नहीं देंगे। दूसरा डिफरेंस, डबल सोल्ट जब बनेगा तो सिंपल सोल्ट अपनी पहचान को बनाए रखेगा, मगर जब कॉम्प्लेक्स बनेगा तो सिंपल सोल्ट अपनी पहचान को खो देगा। तीसरी बात, डबल सोल्ट वाटर में जाके डबल सोल्ट नहीं रहते, 100% आयनाइज हो जाते हैं। जबकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वाटर में जाके भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बने रहते हैं, यानी ये अपनी पहचान को बनाए रखते हैं। कब? एक्वस सॉल्यूशन में जाके। ये तीन डिफरेंस हो गए किसमें? डबल सोल्ट में और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। पहला एग्जांपल भी आपके पास हो गया K4FeCN6। शायद ये भी क्लियर हो गया होगा कि इस सोल्ट को मैंने इस तरीके से क्यों लिखा। क्यों? क्योंकि ये सोल्ट फाइनली 4 पोटेशियम आयन और इस कॉम्प्लेक्स आयन में कन्वर्ट हो गया था। 4 तो पोटेशियम आयन थे और फाइनली ये कॉम्प्लेक्स आयन था, इसमें कन्वर्ट हो गया था। इसीलिए चार्ज बैलेंसिंग के हिसाब से इसका -4 है वो यहां आ गया, 4 पोटेशियम आ गए, K4FeCN6 ये बन गया है। और एग्जांपल्स हैं वो देखते हैं, टाइप्स वगैरह देखते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के क्या है आगे। अब अपने को केवल ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही स्टडी करने हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, एक कॉम्प्लेक्स आयन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। कॉम्प्लेक्स आयन का ये बहुत ढंग से देखना है, इसी पर काफी कुछ डिपेंड करेगा।
कॉम्प्लेक्स आयन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक डब्बा बनाते हैं, मैं डब्बा ही बोलूंगा, एक डब्बा बनाते हैं, समझ गए ना, ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है एक डब्बा बनाया जाता है और उसमें सबसे पहले लिखा जाता है मेटल आयन को, जो भी मेटल आयन है इसको बोला जाता है सेंट्रल मेटल एटम और आयन, शॉर्ट में अपने इसको बोलेंगे सीएमए, शॉर्ट में अपने इसको क्या बोलेंगे, सीएमए, सेंट्रल मेटल आयन या एटम। अब उसके बाद आते हैं लिगेंड्स। सर क्या होते हैं लिगेंड्स? एक Fe+2 के साथ 6Cn-1 आए थे, वो अपना Lp डोनेट करके Fe+2 के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे थे, वो स्पीसीज जो अपना Lp डोनेट करके CMa के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, उन स्पीसीज को क्या बोला जाता है, लिगेंड्स। अगर सारे लिगेंड्स एक ही जैसे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे यहां उनकी नंबर लिख देंगे, जैसे साइनाइड 6 थे, ये अभी अपने थोड़ी देर पहले किया था Fe, ये हो गया CMa, फिर साइनाइड अपने पास, ये हो गए लिगेंड्स, और 6 है वो X की जगह आ गया। अब ओवरऑल इस पे ऊपर कोई चार्ज आएगा प्लस माइनस n, ये यहां कर देता हूं प्लस माइनस n, जैसे इस पे कितना आया था -4, वैसे प्लस माइनस n। जरूरी नहीं है कि हमेशा चार्ज माइनस में ही आए, चार्ज प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है। जैसे मैं यहां लिख रहा हूं, ये Cu है, कॉपर है, इसके साथ 4H2O ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हैं, और ये ओवरऑल है वो +2, ये +2 आ गया यहां, और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है वो SO4-2 हो गया। ब्लू विट्रियोल की बात करें, एक H2 और बाहर रहता है, तो वहां वो केटायन बना रहा है कॉम्प्लेक्स पार्ट, यहां कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो क्या बना रहा है, एनायन बना रहा है। तो डब्बे के अंदर सबसे पहले किसको लिखेंगे, CMA को, उसके बाद क्या लिखेंगे, लिगेंड्स को लिखेंगे। अगर लिगेंड डिफरेंट टाइप के हैं, जैसे अमोनिया आ गया, H2 आ गया, साइनाइड आ गया, Cl-1 आ गया, Br-1 आ गया, अगर डिफरेंट टाइप के हैं तो उनको अल्फाबेट है, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट लिखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास एक लिगेंड है वो NH3 है, एक लिगेंड है वो कौन है, NH3 है, एक लिगेंड है वो Br-1 है, एक लिगेंड है वो Cl-1 है। NH3 अमोनिया जैसे अपने कहे एमीन बोला जाता है यहाँ, तो एमीन A से स्टार्ट हुआ, Br-1 ब्रोमाइड है वो B से स्टार्ट हुआ, Cl-1 क्लोराइड है वो C से स्टार्ट हुआ। तो फॉर्मूला लिखते समय पहले किसको लिखेंगे, अमोनिया को, फिर किसको लिखेंगे, Br-1 को, फिर किसको लिखेंगे, Cl-1 को, अगर लिगेंड डिफरेंट टाइप के होंगे तो। उसके बाद उन नीचे उनकी नंबर आ जाएंगे, जैसे 2 अमोनिया है, 2 Cl है, 2 Br है, तो 2 2 2 उनके नीचे नंबर आ जाएगी, सारे एक जैसे हैं तो इस तरीके से नंबर आ जाएगी। प्लस माइनस ऊपर n है वो चार्ज आ जाएगा, जैसे इसका चार्ज -4 है और इसका चार्ज क्या है, +2 है। ये सारा हो गया कॉम्प्लेक्स आयन का रिप्रेजेंटेशन। अब उसके बाद जो भी कॉम्प्लेक्स आयन में डब्बे से बाहर है, जो भी डब्बे से बाहर है, जैसे इसमें डब्बे से बाहर अगर आपको याद हो तो 4 पोटेशियम आयन डब्बे से बाहर थे, और इसमें डब्बे के बाहर है वो क्या है, SO4-2 है, ये डब्बे से बाहर है। जो डब्बे से बाहर है उन्हें क्या बोला जाता है, काउंटर आयन। जो डब्बे से बाहर है उसे क्या बोला जाता है, काउंटर आयन। क्यों बोला जाता है काउंटर आयन, क्योंकि डब्बे के चार्ज को ये बाहर वाले काउंटर करते हैं। इस डब्बे का टोटल चार्ज कितना था, -4, इसको काउंटर किया +4 ने, 4 पोटेशियम आयन, और इस डब्बे का टोटल चार्ज क्या था, +2, इसको चार्ज काउंटर किया किसने, सल्फेट आयन ने, -2 से, तो इसलिए इसको क्या बोला गया, काउंटर आयन। इसके अलावा क्या बोला गया, आयनाइजेशन स्फीयर है वो इसे बोला जाता है। आयनाइजेशन स्फीयर मतलब वो पार्ट जो आयनाइज हो रहा है, 100% आयनाइज हो रहा है, इसलिए इस पार्ट को क्या बोला गया, आयनाइजेशन स्फीयर। जैसे अगर मैं इसका टेस्ट करना चाहूं तो केवल पोटेशियम आयन अपना टेस्ट देंगे, और यहां अगर मैं टेस्ट करना चाहूं तो सल्फेट आयन है वही अपना टेस्ट देंगे। गांठ बांध ले एक बात को, जो डब्बे से बाहर है वो 100% आयनाइज होकर हमेशा अपना टेस्ट देगा, जो डब्बे से बाहर है वो 100% आयनाइज होकर हमेशा अपना टेस्ट देगा, इसलिए इसको क्या बोला गया, आयनाइजेशन स्फीयर। और इस पूरे डब्बे को क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये पूरा डब्बा जो है, ये पूरा पार्ट जो है, इसको क्या बोला गया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो इसे कहा जाता है। डब्बे के बाहर वाले पार्ट को जो आयनाइज हो रहा है, जो अपना टेस्ट दे रहा है, उसे बोला गया काउंटर आयन या आयनाइजेशन स्फीयर, या फ्री आयन भी उसको बोल देते हैं। क्यों, क्योंकि वह एक्वा सॉल्यूशन में 100% आयनाइज होकर फ्री आयन के फॉर्म में रहते हैं, अपना टेस्ट देते हैं। ये हो गया रिप्रेजेंटेशन किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, कैसे उसे रिप्रेजेंट करते हैं। आगे धीरे धीरे चीजें और क्लियर होती जाएंगी, जैसे जैसे एग्जांपल देखेंगे। टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का टाइप है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, एक ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ लिगेंड्स, कि लिगेंड्स का टाइप है वो क्या है। अगर किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सारे लिगेंड एक ही जैसे हैं तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को बोला जाता है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, जब सारे लिगेंड एक ही जैसे हों। और अगर लिगेंड डिफरेंट टाइप के हैं तब उसे बोला जाता है हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। बहुत ही सिंपल सा क्लासिफिकेशन है, जैसे K4FeCN6 है, तो सारे लिगेंड क्या है, CN है। सर हमें कैसे पता लगेगा ये लिगेंड है, डब्बे में जो आ गया सबसे पहले डब्बे में आ गया, डब्बे से बाहर वाला तो फ्री आयन है, काउंटर आयन है, डब्बे में जो सबसे पहले आ गया वो तो CMA है, और इसके अलावा जो भी बचा वो सब लिगेंड है।
डब्बे में सबसे पहले आ गया वो क्या है, CMA। इसके अलावा डब्बे में जो भी बचे वो सब क्या है, लिगेंड है। तो Fe तो क्या हो गया, CMA, और 6 साइनाइड क्या हो गए हैं, लिगेंड। सारे लिगेंड एक जैसे हैं तो क्या बोलेंगे, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। जैसे दूसरा है Fe है, इसके साथ 3 CN है और 3 अमोनिया है। Fe के साथ 3 CN आ गए, 3 अमोनिया आ गए। अब लिगेंड डिफरेंट टाइप के आ गए, लिगेंड एक भी डिफरेंट टाइप का आ जाए इसका मतलब वो क्या है, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। सारे लिगेंड एक जैसे होमोलेप्टिक, एक भी डिफरेंट लिगेंड आ गया तो हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, उसे बोलेंगे। नेक्स्ट अपने देख रहे हैं, हाँ जी, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी। ये थोड़ा सा ढंग से देखना है इस पार्ट को, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है अगर चीजें अच्छे तरीके से क्लियर नहीं हुई तो। एक है परफेक्ट कॉम्प्लेक्स, किसे बोला जाता है, ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो एक्वस सॉल्यूशन में अपने सभी कॉन्स्टिट्यूट आयंस का टेस्ट नहीं देते हैं। जो ओरिजिनल डेफिनेशन थी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। जो ओरिजिनल डेफिनेशन थी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को क्या बोला गया, परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। द कॉम्प्लेक्स व्हिच डू नॉट डिसोसिएट इन इट्स कॉन्स्टिट्यूट आयंस, एग्जांपल K4FeCN6, जैसे जो अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं हो रहा है, सभी आयंस का टेस्ट नहीं दे रहा है। अब बात आ जाती है इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो एक्वस सॉल्यूशन में अपने सभी कॉन्स्टिट्यूट आयंस का टेस्ट दे देते हैं। जो एक्वस सॉल्यूशन में अपने सभी कॉन्स्टिट्यूट आयंस का टेस्ट दे देते हैं उन्हें बोला जाता है इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये कंपैरेटिवली लेस स्टेबल होते हैं। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या है, परफेक्ट है, वो क्या है, मोर स्टेबल है। मोर स्टेबल है, एक्वस सॉल्यूशन में आयनाइज नहीं हुए और अपने आयंस का टेस्ट नहीं दिया, या इतने कम आयनाइज हुए कि टेस्ट पॉसिबल नहीं है। और ये इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये थोड़े कम स्टेबल होते हैं और एक्वस सॉल्यूशन में कम स्टेबल होते हैं, और कम स्टेबल होने की वजह से सफिशिएंट आयनाइज होते हैं और अपने सभी कॉन्स्टिट्यूट आयंस का टेस्ट दे देते हैं। जैसे अपने इसकी बात करें, ये H2S गैस पास करवाई इस कॉम्प्लेक्स में, CDS का क्या बन गया, येलो PPT बन गया। तो इसका मतलब ये CD+2 आयन का टेस्ट दे रहा है, पोटेशियम आयन का टेस्ट भी दे रहा है, CD+2 आयन का टेस्ट दे रहा है, ऐसे साइनाइड आयन का टेस्ट भी दे देगा, सभी आयन का टेस्ट दे दिया। ऐसे कॉम्प्लेक्स को क्या बोला गया, इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। डेफिनेटली आपको अगर पिछली चीजें समझ में आ गई हैं तो आपके मन में एक डाउट आ गया है, सर क्या डाउट ये बनता है, सर डबल सोल्ट भी अपने सभी आयन का टेस्ट दे रहे थे और ये भी अपने सभी आयन का टेस्ट दे रहे हैं, तो फिर इम्परफेक्ट में और डबल सोल्ट में क्या डिफरेंस है, इम्परफेक्ट में और डबल सोल्ट में क्या डिफरेंस है। अब अपने वही इम्परफेक्ट और डबल सोल्ट के बीच का डिफरेंस है वो देखने जा रहे हैं। पहले मैं आपको यहां ये अगला पार्ट है, इसके साथ साथ इम्परफेक्ट और डबल सोल्ट का डिफरेंस भी बता देता हूं। परफेक्ट का भी अपने एक एग्जांपल है वो और ले लेते हैं। जैसे अपने पास है ये 3KCN है, KCN है, एक सिंपल सोल्ट था और इसके साथ क्या ले लिया है, CuCN है, ये एक सिंपल सोल्ट है वो ले लिया। दो सिंपल सोल्ट लिए और दोनों सिंपल सोल्ट को ऐड होने दिया, दोनों सिंपल सोल्ट को ऐड होने दिया। ये क्या बना देंगे, K3CuCN4, K3CuCN4 है, ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो बना दिया। आप इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 3KCN.CuCN, क्योंकि मुझे पता है कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही है इसलिए मैंने कॉम्प्लेक्स वाले तरीके से इसको लिख दिया है। अभी तक हमें ये पता था कि 3KCN.CuCN है, मुझे पता था कि ये कॉम्प्लेक्स है इसलिए मैंने कॉम्प्लेक्स वाले फॉर्मूले में ही इसको लिख दिया है। अब ये क्या बन गया, एडिशन कंपाउंड। किसी भी एडिशन कंपाउंड का पता लगाना है कि डबल सोल्ट है या कॉम्प्लेक्स है तो क्या करेंगे, उसका एक्वस सॉल्यूशन लेकर टेस्ट करेंगे। अब इसका एक्वस सॉल्यूशन लेकर टेस्ट करना स्टार्ट किया, एक्वस सॉल्यूशन लिया और उसमें क्या करना स्टार्ट किया, टेस्ट करना स्टार्ट किया। तो पोटेशियम आयन ने अपना टेस्ट दे दिया है, मगर उसके साथ साथ CuCN4 और -3 आयन है, इसने अपना टेस्ट नहीं दिया। सिर्फ पोटेशियम आयन ने टेस्ट दिया, CuCN4 -3 आयन ने अपना टेस्ट नहीं दिया। इसका मतलब इतना कंफर्म हो गया है कि ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तो है। इतना तो कंफर्म हो गया कि कॉम्प्लेक्स है क्योंकि सभी कॉन्स्टिट्यूएंट आयन का टेस्ट नहीं दे रहा। ये तो होगी एक बात। और ये आयन है वो कौन सा हो गया है, कॉम्प्लेक्स आयन हो गया है। इस आयन को मैं क्या बोलूंगा, कॉम्प्लेक्स आयन बोलूंगा। एक कॉपर +2 के +1 के साथ 4 साइनाइड है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर बॉन्डेड है। अब जो नई बात है वो क्या है, ढंग से सुनना जरा। नई बात है वो ये है कि हर कॉम्प्लेक्स आयन है वो एक्वस सॉल्यूशन में फर्दर कुछ ना कुछ आयनाइज होता है। हर कॉम्प्लेक्स आयन एक्वस सॉल्यूशन में फर्दर कुछ ना कुछ आयनाइज है वो जरूर होता है। कोई कम आयनाइज होता है, कोई ज्यादा आयनाइज होता है। जिसकी स्टेबिलिटी वाटर में जितनी ज्यादा होगी उसका एक्वस सॉल्यूशन में आयनाइजेशन उतना ही कम होगा। अब एक्वस सॉल्यूशन में स्टेबिलिटी किसी की कम किसी की ज्यादा, ये डिपेंड करती है कि हाइड्रेशन पे, कि किसका हाइड्रेशन कितना हो रहा है, हाइड्रेशन एनर्जी कम है या ज्यादा है। तो इस ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे चार्ज ज्यादा था, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा थी, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा थी तो ये मोर स्टेबल था।
और जब मोर स्टेबल था तो इसका फर्दर आयंस में आयनाइजेशन है वो लेस आयनाइजेशन हुआ। आयनाइजेशन तो हुआ मगर आयनाइजेशन बहुत कम हुआ है, लेस आयनाइजेशन हुआ। आयनाइजेशन कम हुआ तो कॉपर +1 आयन कम बने और साइनाइड आयन है ये भी कम बने। मैं बोल सकता हूं कि यहां लेस कंसंट्रेशन बनी किसकी, कॉपर +1 एंड Cn-1 की। हर कॉम्प्लेक्स आयन वाटर में फर्दर कुछ ना कुछ आयनाइज होता है। किसका कितना आयनाइजेशन होगा ये डिपेंड करता है उसकी वाटर में स्टेबिलिटी पर, और ये डिपेंड करता है उसकी हाइड्रेशन एनर्जी पर। अगर कॉम्प्लेक्स आयन का की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है और बनने वाले आयंस की ओवरऑल हाइड्रेशन एनर्जी कम है तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स फर्दर आयनाइज नहीं होना चाहेगा। तो -3 चार्ज की वजह से चार्ज ज्यादा था, स्टेबिलिटी ज्यादा थी, तो फर्दर आयनाइजेशन कम हुआ, कॉपर +1 आयन कम बना। अब इसका टेस्ट करने के लिए, कॉपर +1 आयन का टेस्ट करने के लिए हमने इसमें H2S गैस पास करवा दी। हम उम्मीद कर रहे थे कि Cu2S का पीपीटी जो है वो हमें मिलेगा, मगर यहां हमें कोई पीपीटी नहीं मिला, कोई पीपीटी है वो नहीं मिला। अब डाउट बनता है कोई पीपीटी, सर कॉपर आयन थे ना, फिर भी पीपीटी क्यों नहीं मिला? पीपीटी बनाने के लिए भी एक कंपलसरी कंडीशन है और वो ये है कि अगर आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, आप इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं, अगर आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट उसकी केएसपी वैल्यू से ज्यादा हो, आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट अगर केएसपी वैल्यू से ज्यादा है तो ही पीपीटी बनता है। अगर यहां पीपीटी नहीं बना है इसका मतलब यह हुआ है कि आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट कम रहा है और सॉल्ट की केएसपी वैल्यू ज्यादा है, इसी वजह से वो डिसॉल्व हो गया है, पीपीटी नहीं बना रहा है। इसका मतलब यह हुआ अगर पीपीटी नहीं बना इसका मतलब केएसपी वैल्यू ज्यादा रही और आयंस की कंसंट्रेशन कम रही। आयंस की कंसंट्रेशन कम रही इसका मतलब यहां कॉपर +1 कम बना, कॉपर +1 कम बना इसका मतलब इसका आयनाइजेशन कम हुआ, और आयनाइजेशन कम हुआ इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल है। और ऐसे मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स जो अपने सभी आयन का टेस्ट नहीं देते हैं उन्हें बोला गया परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। क्या बोला गया? परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है वो बोला गया। अभी भी मन में कुछ डाउट, कुछ दुविधा है वो चलेगी, वो क्लियर होगी, इम्परफेक्ट पढ़ेंगे उसके साथ साथ। ये पूरा पार्ट है वो आप डेफिनेटली नोट जरूर कीजिएगा। ये परफेक्ट कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल है, वो हो गया है। इसने अपने सभी आयन का टेस्ट नहीं दिया। अब मैं जैसे इम्परफेक्ट पढ़ाऊंगा ये चीज और बेटर तरीके से वापस क्लियर हो जाएगी। अब अपने आते हैं किस पे? इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के एग्जाम्पल है उस पे आते हैं। अब यहां मैंने क्या किया, अब ये 2KCl ले लिया है, एक सिंपल सोल्ट है 2KCl, और साथ में क्या ले लिया है? CdCN होल ट्वाइस, CdCN होल ट्वाइस है वो ले लिया है। दो सिंपल सोल्ट लिए, दोनों सिंपल सोल्ट को ऐड होने दिया, ऐड होकर उन्होंने जो बनाएंगे वो एडिशन कंपाउंड होगा। मुझे पहले से ही पता है कि ये कॉम्प्लेक्स है तो इसलिए मैंने कॉम्प्लेक्स वाले तरीके से लिख दिया। इसको लिखने को तो आप ऐसे भी लिख सकते थे 2KCN.CdCN होल ट्वाइस, 2KCN.CdCN होल ट्वाइस। मुझे पहले से पता है कि ये कॉम्प्लेक्स है तो इसलिए मैंने कॉम्प्लेक्स वाले हिसाब से लिख दिया। अब ये डबल सोल्ट होगा या कॉम्प्लेक्स होगा इसका पता तो एक्वस सॉल्यूशन में लगता है, और एक्वस सॉल्यूशन में इसका टेस्ट करना स्टार्ट किया। जैसे ही एक्वस सॉल्यूशन में टेस्ट करना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, ये पोटेशियम आयन का टेस्ट है वो दे देगा। किसका टेस्ट दे देगा? पोटेशियम आयन का टेस्ट दे देगा। इसके साथ साथ ये CdCN होल 4 -2 आयन का टेस्ट भी दे देगा। मैंने अभी अकेले Cd+2 आयन के टेस्ट की बात नहीं की, अकेले Cn-1 आयन के टेस्ट की बात नहीं की, मैं तो कह रहा हूं पोटेशियम आयन का टेस्ट तो दे देगा, उसके साथ साथ CdCN होल 4 -2 इस आयन का टेस्ट भी दे देगा। इसका मतलब सॉल्यूशन में कहीं ना कहीं एक Cd के साथ 4 साइनाइड आयन बॉन्डेड है, एक नया आयन बन रहा है, और ऐसे आयन को अपने क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स आयन। ऐसे आयंस को अपने क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स आयन है वो कहा जाता है। तो चूंकि ये कॉम्प्लेक्स आयन का टेस्ट दे रहा है इसलिए मैं कंपाउंड को तो क्या बोलूंगा? पक्का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ये कंपाउंड तो पक्का डेफिनेटली क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि इसने कॉम्प्लेक्स आयन का टेस्ट दे दिया है। कौन सा कॉम्प्लेक्स आयन? CdCN होल 4 -2। हर कॉम्प्लेक्स आयन वाटर में फर्दर कुछ ना कुछ आयनाइज होता है। किसका कम आयनाइजेशन होगा, किसका ज्यादा आयनाइजेशन होगा, ये डिपेंड करेगा एक्वस सॉल्यूशन में उसकी स्टेबिलिटी पर। और एक्वस सॉल्यूशन में स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करेगी? उसकी खुद की हाइड्रेशन एनर्जी पर और बनने वाले आयंस की हाइड्रेशन एनर्जी पर। खुद पर चार्ज चेक करो जरा, कितना है? -2। अगर ये आयनाइज होगा तो क्या बनाएगा? Cd+2। तो इस पर -2, इस पे +2, डेफिनेटली चार्ज तो मैग्नीट्यूड सेम हो गया है। और 4 साइनाइड आयन और बन रहे हैं जिनका हाइड्रेशन और अलग से होगा, और एंट्रोपी भी बढ़ रही है, 1 की बजाय 5 हो गए। इसका मतलब अब इसका फर्दर मोर आयनाइजेशन हुआ।
मोर आयनाइजेशन हुआ। पिछले एग्जांपल से अगर मैं कंपेयर करूं तो उस पर चार्ज कितना था -3, पिछले परफेक्ट वाले में उस पर चार्ज कितना था -3, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा थी तो सॉल्यूशन में स्टेबल था। अब उसके कंपैरेटिवली इसका चार्ज -2, हाइड्रेशन एनर्जी कम, तो कंपैरेटिवली क्या है, लेस स्टेबल है। और अगर लेस स्टेबल है तो इसका मतलब आयनाइजेशन ज्यादा होगा, मोर आयनाइजेशन या एप्रिशिएबल आयनाइजेशन। तो यहां मैं बोल सकता हूं CD+2 आयन की कंसंट्रेशन है वो मोर कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली पहले वाले के ज्यादा बनी। अब अगर मैं इसमें H2S गैस पास करवाता हूं तो ये हमें CDS का येलो पीपीटी दे देता है। अब पीपीटी बनने का मतलब क्या हुआ, पीपीटी तभी बनेगा जब आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट जो है वो सोल्ट की KSP वैल्यू से क्या आ जाए, ज्यादा आ जाए। इसका मतलब अब की बार पीपीटी तभी बनेगा जब आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट KSP वैल्यू से ज्यादा है। इसका मतलब अब की बार CD+2 आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा बनी है। कंसंट्रेशन ज्यादा बनी है इसका मतलब आयनाइजेशन ज्यादा हुआ है। आयनाइजेशन ज्यादा हुआ है इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स लेस स्टेबल है, और कॉम्प्लेक्स लेस स्टेबल है, इसे लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स को क्या बोला गया, इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब देखो जरा इम्परफेक्ट क्यों, इसने पोटेशियम आयन का टेस्ट भी दे दिया, इसने CD+2 आयन का टेस्ट भी दे दिया, और CD से 4 गुना ज्यादा, 4 टाइम्स ज्यादा जो है वो साइनाइड की कंसंट्रेशन है, तो डेफिनेटली साइनाइड का टेस्ट भी दे देगा। इसने अपने सभी कॉन्स्टिट्यूट आयंस का टेस्ट दे दिया, तो सर फिर इसे डबल सोल्ट बोलो। फिर इसे इम्परफेक्ट क्यों बोला, इसे डबल सोल्ट बोलो। अब बात आ जाती है डबल सोल्ट में और इम्परफेक्ट में डिफरेंस क्या है। डबल सोल्ट वो एडिशन कंपाउंड है जो 100% आयनाइज होकर अपने सभी कॉन्स्टिट्यूएंट आयन का टेस्ट देते हैं, जो 100% आयनाइज होकर अपने सभी कॉन्स्टिट्यूएंट आयन का टेस्ट देते हैं। इम्परफेक्ट अपने सभी कॉन्स्टिट्यूएंट आयन का टेस्ट तो देते हैं, मगर उसके साथ साथ कॉम्प्लेक्स आयन का टेस्ट भी देते हैं। इसका मतलब सॉल्यूशन में कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स आयन है, बना हुआ है। इसका मतलब ये 100% आयनाइज नहीं होते। ये पोटेशियम आयन का टेस्ट भी देगा, CD+2 का टेस्ट भी देगा, साइनाइड आयन का टेस्ट भी देगा, मगर उसके साथ साथ ये इस कॉम्प्लेक्स आयन का टेस्ट भी देगा। इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स एप्रिशिएबल आयनाइज हो गया है, मोर आयनाइज हो गया है, बट 100% आयनाइज नहीं हुआ है। ये डिफरेंस है किसमें, डबल सोल्ट में और इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। डबल सोल्ट 100% आयनाइज होकर अपने सभी आयन का टेस्ट देते हैं, वो कभी भी कॉम्प्लेक्स आयन का टेस्ट नहीं देते हैं, जबकि ये 100% नहीं, एप्रिशिएबल आयनाइज होकर अपने सभी आयन का टेस्ट देते हैं, बट हमेशा कॉम्प्लेक्स आयन का टेस्ट भी देते हैं। कुल मिला के 3 कैटेगरी बनी, परफेक्ट, इम्परफेक्ट एंड डबल सोल्ट। परफेक्ट किसे बोलेंगे, ऐसे एडिशन कंपाउंड जो एक्वस सॉल्यूशन में अपने सभी कॉन्स्टिट्यूएंट आयन का टेस्ट नहीं दें, वो क्या है, परफेक्ट है। दूसरा, ऐसे एडिशन कंपाउंड जो एक्वस सॉल्यूशन में एप्रिशिएबल या मोर आयनाइज होकर अपने सभी आयन का टेस्ट दे दें, इसके साथ साथ वो अपने कॉम्प्लेक्स आयन का टेस्ट भी दें और 100% आयनाइज नहीं हो रहे हो, वो क्या है, इम्परफेक्ट। और तीसरा, ऐसे एडिशन कंपाउंड जो 100% आयनाइज होकर अपने सभी कॉन्स्टिट्यूएंट आयन का टेस्ट दे दे, बट कभी भी कॉम्प्लेक्स आयन का टेस्ट ना दे, उन्हें क्या बोला गया, डबल सोल्ट। अब ये मेरे हिसाब से तीनों के बीच की जो लाइन है वो क्लियर हो गई है, डिस्टिंग्विश हो गए हैं तीनों कि परफेक्ट, इम्परफेक्ट और डबल सोल्ट में क्या डिफरेंस है। एक और चीज बोल देता हूं, या इम्परफेक्ट और परफेक्ट के बीच में भी कोई शार्प लाइनिंग नहीं है। देयर इज नो शार्प लाइन बिटवीन परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। परफेक्ट और इम्परफेक्ट के बीच में भी कोई शार्प लाइनिंग नहीं है। जो कंपाउंड एक कंडीशन में परफेक्ट है वो दूसरी कंडीशन में इम्परफेक्ट हो सकता है। जैसे यहां थोड़ी सी अगर मैं H2S पास करवाऊं, H2S कम पास करवाऊं, तो ये पीपीटी नहीं देगा, क्योंकि S-2 आयन की कंसंट्रेशन अपने कम दी, और S-2 की कंसंट्रेशन कम देंगे तब तक ये पीपीटी नहीं बनाएगा, और जब तक पीपीटी नहीं बनाएगा तब तक ये परफेक्ट है। और सफिशिएंट H2S पास करवाएंगे तभी पीपीटी देगा, तब क्या हो जाएगा, इम्परफेक्ट। पिछले एग्जांपल में अगर H2S में लगातार पास करवाता जाऊं, कभी ना कभी वो भी Cu2S का पीपीटी बना देगा। इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, इम्परफेक्ट हो जाएगा। यानी किसी का परफेक्ट होना, इम्परफेक्ट होना इस बात पर भी डिपेंड करता है कि टेस्ट करने के लिए आप रिएजेंट क्या ले रहे हो और उसकी कंसंट्रेशन क्या ले रहे हो। जो रिएजेंट टेस्ट के लिए ले रहे हो आप, ये रिएजेंट है वो क्या ले रहे हो और उसकी कंसंट्रेशन क्या ले रहे हो, इस पर भी डिपेंड करता है। रियल में परफेक्ट और इम्परफेक्ट के बीच में कोई शार्प लाइनिंग नहीं है। तो सर हम कैसे बताएंगे ये परफेक्ट है या इम्परफेक्ट है? डेफिनेटली सीधा थ्योरेटिकली फॉर्मूला देखकर आप कभी भी नहीं बता सकते कि ये परफेक्ट है या इम्परफेक्ट है, बिकॉज देयर इज नो शार्प लाइन बिटवीन परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड।
तो सर बाय द वे ऐसी प्रॉब्लम पूछ ली गई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट कॉम्प्लेक्स या विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स, तो हम कैसे आंसर देंगे? ये प्रॉब्लम कभी पूछी नहीं जा सकती, क्योंकि इसका रीजन मैं बता चुका हूं, परफेक्ट और इम्परफेक्ट के बीच में कोई शार्प लाइनिंग है ही नहीं। बाय द वे पूछ भी ले तो फिर क्या तरीका है, ये चार्ज चेक करो, बनने वाले आयंस का चार्ज चेक करो, अगर इसका चार्ज ज्यादा है, बनने वाले आयंस का चार्ज कम है, तो उसके परफेक्ट होने के चांसेस ज्यादा है, और इसका चार्ज कम है और इधर ओवरऑल चार्ज है वो ज्यादा हो रहा है, एंट्रोपी भी बढ़ रही है, नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं, तो फिर उसके इम्परफेक्ट होने के चांसेस ज्यादा होंगे। यानी ऐसी कंडीशन में आप कॉम्प्लेक्स आयन का चार्ज चेक करो, जितना उसका चार्ज ज्यादा होगा उसके परफेक्ट होने की पॉसिबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। बट कोई स्टूपिड ही इस तरीके की प्रॉब्लम है वो बना सकता है, बाकी बनने की पॉसिबिलिटी, क्योंकि थ्योरेटिकली वो इनकरेक्ट है। There is no sharp line between perfect and imperfect complex compound। किसी का परफेक्ट होना, इम्परफेक्ट होना रिएजेंट की कंसंट्रेशन और रिएजेंट के टाइप पर भी डिपेंड करता है। अब बात आ गई, ये तो हो गया तीनों के बीच का क्लासिफिकेशन वगैरह, पूरा परफेक्ट और इम्परफेक्ट वाला पूरा पार्ट है वो अपने क्लियर कर चुके हैं। एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एक जैसे एग्जाम्पल दिया है CuH2 होल 6+2। अब जैसे मान लो इसका चार्ज बैलेंस अपने सल्फेट से करते हैं वो एक अलग बात है, 2Cl-1 से करते हैं वो एक अलग बात है, ये कॉम्प्लेक्स आयन है। अब कॉम्प्लेक्स आयन है, इसका रिप्रेजेंटेशन 3D शेप ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, ये कॉम्प्लेक्स आयन की 3D शेप दी है वो दी गई है। एक कोबाल्ट +2 अपने पास क्या था, CMa था। ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री में आगे बढ़ेंगे अपने किसकी कौन सी ज्योमेट्री बनती है, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब कितने लिगेंड उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया है 6, और 6 में अपने जानते हैं बीबीटी में पढ़ा था कि ऑक्टाहाइड्रल या स्क्वायर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है वो बनती है। तो 6H2O ने उसके साथ कौन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो बना लिए। आप जानते होंगे ये कोबाल्ट +2 है, तो 2 H2O आपकी साइड है, 2 H2O इधर मेरी साइड है, एक H2O ऊपर है और एक H2O नीचे है। इसी को स्क्वायर बाइपिरामिडल भी बोलते हैं और इसी को ऑक्टाहाइड्रल भी बोला जाता है। मोस्ट कॉमन शेप है वो ऑक्टाहाइड्रल है, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए। बॉन्ड एंगल है वो सारे कितने के, एडजेसेंट एंगल है वो सारे कितने के, 90 डिग्री के। ये इस तरीके से उसकी 3D स्ट्रक्चर जो है वो रिप्रेजेंट की गई है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन हो गया है। हाँ जी, अब आ गया है लिगेंड्स। किसे बोलते हैं, वे स्पीसीज जो अपना लोन पेयर सेंट्रल मेटल एटम या आयन को डोनेट करती है और उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती है, उन स्पीसीज को क्या बोला जाता है, लिगेंड्स कहा जाता है। क्लियर। अब वो ये डेफिनेशन वही लिखी गई है कि जो अपना एलपी डोनेट करके या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके सीएमए के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, उन स्पीसीज को क्या बोला गया, लिगेंड्स है वो कहा गया है। जैसे मेटल एटम है, ये लिगेंड्स है, ये अपना लोन पेयर है, वो किसको डोनेट करेंगे, मेटल एटम को कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो बनाएंगे, तो इन्हें क्या बोला जाता है, लिगेंड्स कहा जाता है। आगे और देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज और नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स, नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, इस तरीके से लिगेंड्स का नोमेनक्लेचर। हाँ जी, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स के साथ साथ अपने नेमिंग ऑफ लिगेंड भी साथ में कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स भी और साथ साथ नेमिंग ऑफ लिगेंड्स है वो भी अपने साथ में देख लेते हैं, ताकि जब अपने सारे लिगेंड्स पढ़े तो साथ साथ ही उनके नेम भी हो जाए। अगर कोई नेगेटिव चार्ज वाला लिगेंड है, जैसे Cl-1, Br-1 है, O2-2 है, O-2 है, N-3 है, NH2-1, बहुत सारे जिसमें -1 माइनस चार्ज हो, तो नेगेटिवली चार्ज वाले लिगेंड जो है उनके नेम के लास्ट में या तो होता है 8 या होता है आइड या होता है आइट, या तो होता है 8 या आइड या आइट, जैसे सल्फेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट, जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्साइड, एजाइड, नाइट्राइड, या होता है आइट लाइक नाइट्राइड, सल्फाइड एटसेट्रा। यानी 8 आइड या आइट में से कोई एक होगा। तो क्या करो, उनका नेम जब लिखोगे आपको कैसे पता लगेगा लिगेंड की तरह है, तो लास्ट वाला ई हटा के उसकी जगह ओ लगा दो। जैसे सल्फेट, ई हटा के ओ लगाया, क्या बन गया, सल्फेटो। नाइट्रेट से नाइट्रेटो, ऑक्जेलेट से ऑक्जेलेटो, एसीटेट से एसीटेटो, लास्ट वाला ई हटा के ओ लगा दो। ऐसे ही आइड वालों का ई हटा के ओ लगाएंगे तो आइडो बन जाएगा, लाइक क्लोराइड से क्लोराइडो, नाइट्राइड से नाइट्राइडो, फॉस्फाइड से फॉस्फाइडो, ऑक्साइडो, एजाइडो, इस तरीके से। एक 1996 की रिकमेंडेशन भी थी आईपीएससी की, ये 2004 की रिकमेंडेशन है, जो भी ई हटा के ओ लगाना, ये 2004 की रिकमेंडेशन है। आइड के मामले में एक 1996 की रिकमेंडेशन भी थी, और उसमें क्या था, उसमें यह था कि लास्ट वाला सिर्फ आईडी, लास्ट वाला पूरा आईडी हटा दो। जैसे Cl-1 को क्या बोलेंगे, क्लोराइड है वो बोला जाता है।
अब इसका क्लोराइड है तो दो नेम है वो इसके हो गए, एक 2004 की रिकमेंडेशन के हिसाब से और एक 1996 की रिकमेंडेशन के हिसाब से। 2004 की जो न्यू रिकमेंडेशन है वो कहती है कि क्या करो, इसका सिर्फ ई हटाओ और ओ लगा दो, और ई हटाओ और ओ लगा दो तो क्या बन जाएगा, ये क्लोराइडो है वो बन जाएगा। 1996 की रिकमेंडेशन में क्या था कि पूरा आईडी हटा दो और ओ लगा दो, पूरा आईडी हटा के क्या लगा दे, ओ लगा दे, तो ये क्या बन जाएगा, क्लोरो बन जाएगा। ये किसकी रिकमेंडेशन होगी, 1996 की। तो आपको Cl-1 का नेम क्लोरो भी मिल सकता है और क्लोराइडो भी मिल सकता है। हालांकि बेटर रिकमेंडेशन है वो 2004 वाली है। सर क्यों बेटर रिकमेंडेशन है, जैसे H-1 है, H-1 है, हाइड्राइड बोलते हैं अपने इसको। अगर 1996 के हिसाब से बोलूं तो इसका नेम हो जाएगा हाइड्रो, और हाइड्रो हम किसको बोलते हैं, वाटर को बोलते हैं, तो वो सिमिलर नेम हो गए, इस वजह से ये इसके लिए सूटेबल नहीं है। इसको 1996 के हिसाब से के अकॉर्डिंग भी इसको हाइड्राइडो ही बोला गया एक्सेप्शनली, क्योंकि हाइड्रो बोलते ही इसका मीनिंग वाटर हो जाता है। जैसे N-3 है, N-3 का नेम क्या है, नाइट्राइडो, नाइट्राइड। N-3 का नेम है वो क्या है, नाइट्राइड है। अब नाइट्राइड है तो इसके हिसाब से बोलूं तो आईडी हटा के ओ लगाऊंगा तो क्या बन जाएगा, नाइट्रो बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नाइट्रो बन जाएगा। नाइट्रो NO2-1 को बोलते हैं, तो इसका नाइट्रो सूटेबल नहीं है, फिर इसको भी क्या बोला गया, नाइट्राइडो, एक्सेप्शनली इसको भी नाइट्राइडो। अब इसी चीज को बाद में 2004 में करेक्ट कर दिया गया कि भाई पूरा आईडी मत हटाओ, सिर्फ ई हटा के क्या लगा दो, ओ लगा दो, तो क्लोराइड की जगह क्या बन जाएगा, क्लोराइडो। हालांकि फिर भी आपको ये 1996 वाले नेम कहीं ना कहीं मिल सकते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना बता दिया है। तो लिगेंड्स जो है, लास्ट वाला ई हटाओ और ओ लगाओ। अगर कोई एनायनिक लिगेंड है, जैसे एग्जांपल्स हैं, F-1 को फ्लोरो भी बोल सकते हो, फ्लोराइडो भी बोल सकते हो। Cl-1 को क्लोरो भी बोल सकते हो, क्लोराइडो भी बोल सकते हो। Br-1 को ब्रोमो भी बोल सकते हो, ब्रोमाइडो भी बोल सकते हो। I-1 को आयोडाइडो भी बोल सकते हो, आयोडो भी बोल सकते हो। इसी तरीके से OH-1 हाइड्रोक्साइडो और हाइड्रोक्सो। H-1 को ओनली हाइड्राइडो, हाइड्रो नहीं बोल सकते। ऐसे O-2 ऑक्साइडो, O2-2 परऑक्साइडो। इसे परऑक्साइडो भी या परऑक्सो भी बोल सकते हैं, इसे ऑक्साइडो भी और ऑक्सो भी बोल सकते हैं। ऑक्साइडो के साथ साथ इसे ऑक्सो है वो भी बोला जा सकता है। O2-1 क्या है, सुपर ऑक्साइडो या सुपर ऑक्सो, मैं दोनों नेम बोल रहा हूं साथ साथ, सुपर ऑक्साइडो या सुपर ऑक्सो भी बोल सकते हैं। N3-1 को सिर्फ एजाइडो बोल सकते हैं, एजो नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि एजो N ट्रिपल बॉन्ड N, N डबल बॉन्ड N, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एजो बेंजीन वगैरह उसको बोला जाता है, तो इसलिए इसे सिर्फ एजाइडो बोलेंगे। ऐसे ही N-3 को ओनली नाइट्राइडो है, NH2-1 को ओनली एमाइडो है, NH-2 को इमाइडो है। Cn-1 है साइनाइडो या साइनो दोनों बोल सकते हैं। Nc-1 आइसोसाइनो भी बोल सकते हैं, आइसोसाइनो या आइसोसाइनाइडो। SCN-1 थायोसाइनेटो, SCN-1 को क्या बोलेंगे, थायोसाइनेटो। OCN-1 होता है साइनेट, तो SCN-1 क्या हो जाएगा, थायोसाइनेट, और थायोसाइनेट का ई हटा के ओ लगाओगे क्या बन जाएगा, थायोसाइनेटो है वो बन जाएगा। अब ऐसे ही NCS-1 आइसोथायोसाइनेटो या थायोसाइनेटो N भी इसे बोला जाता है, आइसोथायोसाइनेटो या थायोसाइनेटो N। सर ये थायोसाइनेटो N है, ये क्या है, इसे पता है क्या बोल सकते हैं, इसे बोल सकते हैं थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो S, और उसे बोला गया थायोसाइनेटो N। सर ये क्या है, जो एटम पहले लिखा गया है वो डोनर है, जो एटम पहले लिखा गया वो क्या है, डोनर है। यहां डोनर कौन है, नाइट्रोजन है, तो यहां इसका नेम क्या बन गया, थायोसाइनेटो N। यहां डोनर कौन है, सल्फर है, तो इसका नेम क्या बन गया, थायोसाइनेटो S। ऐसे ही इसे क्या बोल सकते हो, साइनाइडो, इसे क्या बोल सकते हो, साइनाइडो या साइनाइडो C, इसे क्या बोलेंगे, साइनाइडो N। अब आइसो लगाने की जरूरत नहीं है, इसका दूसरा नेम क्या हो जाएगा, साइनाइडो N। इसे क्या बोलेंगे, साइनाइडो C, तो इसे क्या बोलेंगे, साइनाइडो N। ये आगे मैं क्लासिफिकेशन में आपको और बताता रहूंगा एक एक करके। ये OCN-1 क्या है, साइनेटो, या क्या बोलोगे, साइनेटो O, इसे क्या बोलेंगे, या दूसरा नेम क्या हो जाएगा, साइनेटो O। साइनेटो O का मतलब ऑक्सीजन डोनर है, और इसे क्या बोलेंगे, साइनेटो N, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला एक जैसा है, NCO-1 OCN, एक ऑक्सीजन एक कार्बन एक नाइट्रोजन से बने। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, जो पहले लिखा गया है वो डोनर एटम होगा, ऑक्सीजन डोनर है तो साइनेटो O, नाइट्रोजन डोनर है तो साइनेटो N, या क्या बोल दो, इसे साइनेटो और इसे आइसोसाइनेटो है वो बोल दो। ऐसे NO2-1 को क्या बोलेंगे, नाइट्राइटो या नाइट्रो, और ONO को क्या बोलेंगे, नाइट्राइटो O। ONO का मतलब ऑक्सीजन डोनर है,
तो इसका चार्ज भी वही -1, ONO -1, चार्ज का ध्यान रखना है। इसे आप क्या बोल सकते हो, इस ऊपर वाले को बोल सकते हो नाइट्राइटो N है वो, आप इसे बोल सकते हो। इसी तरीके से ये क्या हो गया है, एसिडेटो। लिगेंड वाला पार्ट अपने आगे पढ़े, इससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट लाइन है वो बोल देता हूं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट लिगेंड है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट लिगेंड है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट लिगेंड है। 3 बार बोल दिया है मैंने। सर क्यों? अगर आप मैथ में कुछ अच्छा करना चाहते हो तो पहले तो काउंटिंग पता होनी चाहिए ना। तो अगर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कुछ अच्छा करना चाहते हो तो लिगेंड्स का नॉलेज होना चाहिए। बिना लिगेंड्स के नॉलेज के कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में स्टार्ट ही नहीं ले पाएंगे। अब आपका डाउट बनता है, सर लिगेंड्स के बारे में किस किस चीज का पता है वो हमें होना चाहिए। लिगेंड्स में प्रॉपर नॉलेज है वो क्या किस चीज का होना चाहिए? पहली बात, लिगेंड्स का चार्ज पता होना चाहिए कि किस लिगेंड का चार्ज क्या है। O2 -1 है तो सुपर ऑक्साइडो है, O2 -2 है तो पर ऑक्साइडो है। ध्यान रखना है इस बात का। O2 -1 है तो सुपर ऑक्साइडो, O2 -2 है तो पर ऑक्साइडो है। NH2 -1 है, NH2 -1 है तो एमाइडो है, और NH का चार्ज -2 है, NH का चार्ज -2 है तो वो क्या है, इमाइडो है। तो पहली बात क्या पता होना चाहिए, लिगेंड का चार्ज पता होना चाहिए। दूसरा, उसका नेम अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे Cn -1 है तो क्या है, साइनाइडो है, और Nc -1 है तो आइसोसाइनाइडो है। SCN -1 है तो थायोसाइनेटो है, और NCS -1 है तो आइसोथायोसाइनेटो है, या थायोसाइनेटो N, थायोसाइनेटो S, यानी ये कंफ्यूजन ना हो। दूसरा, नेम पता होना चाहिए। तीसरी चीज क्या पता होना चाहिए कि कौन सा लिगेंड है, उसकी डेंटिसिटी क्या है, उसकी डेंटिसिटी क्या है, वो कितने उसमें डोनर एटम है। अभी जो आपने यहां देखे हैं सारे, ये सब मोनोडेंटेट है। मोनोडेंटेट का मतलब ये है कि इनमें एक ही एटम, पर्टिकुलर एटम है, वही डोनर होगा। जैसे Cn -1 में डोनर कौन होगा, कार्बन, एक ही है। जैसे NCS -1 में डोनर कौन है, एक ही एटम। जैसे N3 -1 अमोनिया है, नाइट्रोजन डोनर है, H2 है, ऑक्सीजन डोनर है। तो जिनमें एक ही डोनर है वो मोनोडेंटेट, 2 डोनर है वो बाइडेंटेट, फिर ट्राइडेंटेट, पॉलीडेंटेट, इस तरीके से आगे बनेंगे। यानी एक लिगेंड के बारे में मेनली 3 चीजें पता हो। फर्स्ट, उसका चार्ज पता हो। सेकंड, उसका नेम पता हो अच्छे तरीके से। और थर्ड, उसकी डेंटिसिटी पता हो। डेंटिसिटी का मतलब उस लिगेंड में टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम कितने हैं, मोनो, बाइडेंटेड, पॉलीडेंटेड क्या है वो। इसके अलावा कुछ लिगेंड्स का शॉर्ट सिंबल भी बनता है। जैसे पायरिडीन है तो पायरिडीन को क्या लिखा जाता है, PY। तो जहां कहीं फॉर्मूले में PY लिखा है तो हमें पता होना चाहिए कि PY है वो क्या है, पायरिडीन है। जैसे कहीं शॉर्ट सिंबल लिखा हुआ है EN, आगे बढ़ेंगे अपने, ये EN, तो ये EN लिखा है तो इसका मतलब है एथाइलिन डाइअमाइन, ये लिगेंड है। EN एथाइलिन डाइअमाइन। जैसे कहीं लिखा हुआ है PN, तो PN का मतलब है प्रोपाइलिन डाइअमाइन। जैसे BN लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, ब्यूटाइलिन डाइअमाइन। तो जिन लिगेंड्स के शॉर्ट सिंबल बनते हैं वो लिगेंड भी, उनके शॉर्ट सिंबल भी हमें क्लियर होने चाहिए। ओवरऑल एक लिगेंड के बारे में 4 चीजें डेफिनेटली पता हो। उसका चार्ज बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो, दूसरा उसका नेम अच्छे तरीके से क्लियर हो, तीसरा उसका शॉर्ट सिंबल अगर कोई बन रहा है तो वो हमें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। 3 चीजें हो गई है, और एक चार्ज हो गया है, नेम हो गया है, डेंटिसिटी, एक डेंटिसिटी कि उसमें टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम कितने हैं। ये चीजें हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर होनी जरूरी है।